नमस्कार। संजीवनी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद पर। आयुर्वेद में हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद, आहार और पोषण विषय पर। जैसा कि नाम से ही पता है कि आयुर्वेद हमारी प्राचीनतम पद्धति है जिससे कि हम किस तरह से स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, इन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में आज हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक गुरुकुल कैंपस हरिद्वार, उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाओं में बतौर निदेशक भी आप कार्य कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार सर, जैसा कि मैंने कहा, हम आयुर्वेद पर आज बात करेंगे और इसमें भी सबसे जो अहम है वो है आहार और पोषण। हम यहाँ पर अपने दर्शकों को ये भी ज़रूर बताएंगे कि आगामी अंकों में हम प्राकृतिक चिकित्साओं पर भी कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। सर, जैसे कि शुरुआत हम करते हैं, आयुर्वेद क्या है ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब से आयुष मंत्रालय बना है तब से हमें कुछ ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, जबकि हमारे भारतवर्ष की प्राचीनतम पद्धति है ये। इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि हम आयुर्वेद दिवस भी मनाते हैं अब। जब से भारतवर्ष में आयुष मंत्रालय का गठन हुआ है तब से प्रतिवर्ष धन्वंतरि जयंती के दिन आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार सुदूर क्षेत्रों तक जाए। जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसका प्रचार प्रसार इस प्रकार से हो कि वो जन उपयोगी हो और आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत हैं, आयुर्वेद की जो बहुत पोटेंशियल ऐसे जो विषय हैं, ऐसी जो चिकित्साएं हैं जिनका प्रचार प्रसार बहुत अधिक आवश्यक है, तो आयुर्वेद दिवस के रूप में हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं जो जन उपयोगी होते हैं और जिससे आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बढ़े। इसी क्रम में इस बार आहार और पोषण के रूप में हम आयुर्वेद दिवस में क्या कर सकते हैं और कैसे जनमानस को लाभ दे सकते हैं, इस विषय को चुना गया। अच्छा, हर वर्ष एक नया विषय चुनते हैं? जी, प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस का एक नया मैंडेट होता है जी। कभी वो हृदय रोग रहा है, कभी मधुमेह रोग रहा है, कभी जोड़ों की बीमारियां रही हैं, लेकिन इस वर्ष आयुर्वेद के माध्यम से पोषण कैसे अच्छी तरह दिया जा सकता है, तो इस बार आयुर्वेद एवं पोषण विषय है। पोषण और आहार। आपको ऐसा लगता है कि क्यों इस विषय को ही चुना? कुपोषण एक भारत की बहुत बड़ी समस्या है और मैं कहूँ तो उत्तराखंड में भी ये इसका बहुत अधिक अनुपात है। एक अध्ययन जो नीति आयोग का अध्ययन है, उनका जो पिछला स्टडी रहा है, उसमें उन्होंने ये पाया है कि उत्तराखंड के जो 4 ज़िले, खासतौर पर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चमोली और उत्तरकाशी, ये 4 ज़िले कुपोषण से ग्रस्त हैं। और ये इन ज़िलों की जो आबादी है वो लगभग 25% उत्तराखंड की बनती है। अच्छा। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या कहीं ना कहीं पोषण की सही जानकारी के अभाव में या सही पोषण उपलब्ध होने के अभाव में वो कुपोषित हो रही है। और इसी अध्ययन में ये भी पाया गया है कि इन क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, जो एडोलसेंट एज जिनका है, वो अपने औसत भार से भी लगभग 35% कम हैं और कई बच्चे 40-45% बच्चे जो है अपने ऊंचाई से भी, जो हाइट है, उसमें भी औसत से कम पाए जाते हैं। तो ये कुपोषण का आधार है। उत्तराखंड के लिए तो नहीं, पूरे देश में मनाया जा रहा होगा ना ये आयुर्वेद दिवस? पूरे भारतवर्ष या कहें कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। अच्छा। जहाँ जहाँ आयुर्वेद अब प्रचार प्रसार कर गया है भारत की सीमाओं के बाहर भी, वहाँ भी आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा 15 देशों में इस समय आयुष चेयर की स्थापना हो चुकी है जी, जिसमें कि यहाँ के जो विद्वान हैं वो जाकर के वहाँ पर प्रचार प्रसार की गतिविधि करते हैं। तो अनेक देशों में इस प्रकार की अब आयुष के प्रचार प्रसार और अध्ययन अध्यापन की जो इस्टेब्लिशमेंट है, कहीं क्लिनिक इस्टेब्लिश हुई है, कहीं यूनिवर्सिटी में प्रॉपर आयुर्वेद का अध्ययन शुरू हो गया है। तो वहाँ पर भी हर जगह जहाँ पर आयुर्वेद की गतिविधि हो रही है वहाँ पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अच्छा, साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे आयुष मंत्रालय है, उसके अंतर्गत और कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है वो आते हैं? आयुष शब्द ही एक एक्रोनिम है, ये शब्दों का संक्षेप है, लेकिन अब इसे मैंने डिक्शनरी में मान्यता मिल गई है। आयुष मैंने ए फॉर आयुर्वेदा,
Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी, और इसमें लेटेस्ट अभी 2 साल पहले एक सोआरिप्पा विषय भी जुड़ा है, जो तिब्बतीन चिकित्सा पद्धति का सोआरिप्पा विधा है, उसको भी जोड़ दिया गया है। मतलब ये कहें कहीं ना कहीं भारत की प्राचीन जितनी भी पद्धतियां हैं उनको जोड़ दिया गया है, और इसके माध्यम से जो है लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि इन पद्धतियों के माध्यम से भी आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखें जो प्राकृतिक चिकित्सा के मतलब जो प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित चिकित्साएं हैं, उसमें आयुर्वेद प्रथम है, यूनानी है, सिद्धा भी है, होम्योपैथी भी प्राकृतिक माने नेचुरल कॉन्सेप्ट पे है जी। तो वो सभी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत समाहित कर दी गई हैं। पूरा आयुष मंत्रालय इन सब के प्रचार प्रसार के लिए देख रहा है, और जब से आयुष मंत्रालय का गठन हुआ है आप देख रहे हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी आयुर्वेद की गतिविधियां बहुत बढ़ी हैं, बहुत बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस योगा का भी मनाया जाता है। हम लोगों ने देहरादून में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम किया था जी, और उसी क्रम में आयुर्वेद दिवस हम लोग मना रहे हैं हर वर्ष। अच्छा, आहार और पोषण हमारा आज का विषय है, तो मैं आहार पर आ जाती हूँ। पहले आहार को भी वर्गीकृत किया गया है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में तो आहार ही औषधि है। अच्छा। ये बात बिल्कुल समझने की है, जिसको हम सामान्य जन भी ये जानता है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और मन से ही फिर सारी चीज़ें शरीर की गतिविधियाँ चलती हैं। बिल्कुल, तन भी हमारा तो वैसा ही आहार है। हमारा पोषण का माध्यम तो है भी, लेकिन कहीं न कहीं वो औषधि का भी माध्यम है। और आयुर्वेद में केवल आहार के रूप में नहीं लिया जाता, औषध, अन्न और विहार। तो अन्न जो हमारा डाइट है, औषधि है, और विहार माने जो हमारा लिविंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है। तो वो तीन का जो सामंजस्य है, उसके माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सा या जो पथ्यापथ्य जिसको कहते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो सब ज्ञान आयुर्वेद में आहार और औषधि के माध्यम से होता है। तो ये बहुत ही जनोपयोगी है। मैं तो ये कहूँगा कि अब ये इस तरह की जो जानकारी है वो जन सामान्य तक पहुँचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो समय है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का है। अब बहुत सारी बीमारियां जो हमारे जीवन पद्धति से स्वयं पैदा हो जा रही हैं, तो उनका बचाव और उनका अधिक बढ़ने से उसको रोका जा सकता है अगर हम अपने आहार पे ध्यान दें, अपनी दिनचर्या पे ध्यान दें। तो ये आयुर्वेद का बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिसको जन सामान्य तक जाना आवश्यक है। आहार का जैसे मैंने कहा कि वर्गीकृत किया गया है, कितने तरह के आहार होते हैं? आहार स्वयं में अन्न के बहुत सारे वर्ग, इवन जो जल भी है वो भी आहार है। तो आयुर्वेद में जल वर्ग भी है, अन्न वर्ग है, शाक वर्ग है, ठीक है। तो जितने भी तरह के अन्न हैं, चाहे वो ग्रेन्स हैं, चाहे वो मतलब वेजिटेबल्स हैं, चाहे फल वर्ग है, सबके अलग अलग गुण हमारे यहाँ बताए गए हैं। इवन मूत्र वर्ग है, दुग्ध वर्ग है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग जीवन से होने वाले। कहीं हमने ये भी सुना है जैसे सात्विक आहार, तामसिक आहार, राजसी आहार, ये क्या है? आयुर्वेद त्रिगुणात्मक जो सिद्धांत को मानने वाला है और पंचमहाभूत के भी सिद्धांत को मानता है। तो आयुर्वेद में त्रिदोष, आयुर्वेद जो है 3 दोष जो कहे जाते हैं वात पित्त कफ, इस सिद्धांत पर आधारित है। और इसी तरह जो त्रिगुण है सत्व रजतम, वो भी आयुर्वेद चिकित्सा का एक बहुत आधार है। खास तौर से जो हमारे मानस व्याधियां हैं, जो मन को शुद्ध रखने के लिए सात्विक आहार लिया जाता है। राजसिक आहार वो है जिससे कि हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाए, हमारे शरीर में कुछ लग्जूरियस हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस प्रकार के आहार से और हमारी लग्जूरियस स्टाइल से रज की जो राजसिक गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। कोई उदाहरण अगर आप देना चाहें, किस तरह के भोजन आते हैं? जैसे आजकल फास्ट फूड है, फास्ट फूड आप देखेंगे कि ये सब जो है राजसिक भोजन है और तामसिक भोजन है। आयुर्वेद के अनुसार राजसिक भी है और तामसिक भी है। हाँ, नहीं, भोजन कुछ तामसिक भी होता है, कुछ राजसिक होता है, सात्विक भी होता है। जैसे व्रत त्योहार में हम फलाहार करते हैं, वो सात्विक हो गया, सात्विक आहार है, ठीक है। आजकल फास्ट फूड या हमने अपने ही डाइट को गलत समय पर खाना, गलत विधि से खाना, गलत उसमें संस्कारित किया हुआ है, उस मसाले आपने अलग से एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, तो वो उसके जो औषधि गुण हैं आहार के उसको समाप्त कर देता है, बल्कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं।
आप देखो अगर बहुत सारी स्पाइसी चीज़ें आप खाते हैं तो आपको पेट में जलन होने लगती है, गैस बनने लगती है, बिल्कुल एसिडिटी की आम समस्या है आजकल। समस्या तो ये हमारे आहार के कारण ही उत्पन्न होती है। तो वहाँ पर हमें आवश्यक है कि हम अपना आहार संतुलित रखें। दही है, ये दही के अन्य जो उपयोग है, जाड़े में भी हम दही खा रहे हैं, ये तामसिक आहार हो जाता है। लहसुन प्याज का बहुत अधिक उपयोग करना, वो तामसिक आहार हो जाता है। अच्छा। तो उससे हमारे शरीर में तामस गुण बढ़ जाता है, हम बिल्कुल लिथार्जिक हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, एक्टिविटी हमारे शरीर की कम हो जाएगी, हमारा आउटपुट कम हो जाएगा। तो ये आहार की जो आपने चर्चा की कि सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये बहुत ही समझदारी वाला विषय है और इसको भी जन सामान्य को अगर हम अपनी बात पहुंचा सकें कि सात्विक आहार लेना निश्चित रूप से अच्छा है। मतलब अभी आपने कहा जैसा खाएंगे हम अन्न वैसा होगा, जैसा खाएंगे अन्न और वैसा जैसा मन होगा वैसा तन भी होगा। बिल्कुल, इसके लिए कहते हैं हमारे आयुर्वेद में आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार अगर शुद्ध होगा तो हमारा सत्व मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो हमारी स्मृति शुद्ध होगी, स्मृति शुद्ध होगी तो हमारे सारे क्रियाकलाप शुद्ध होंगे और हम रोगों से बचाव कर सकते हैं, अपनी जीवन पद्धति ठीक रख सकते हैं। इसलिए इस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। बिल्कुल। और अगर मैं रस की बात करूं तो रस भी आयुर्वेद में कहीं ना कहीं कई बार सुनने को आ जाता है कि रस। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट विषय आपने छेड़ा है। रस जो आयुर्वेद में षड्रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये भोजन के टाइप हैं कि हमारे में कुछ रस एस्ट्रिंजेंट होता है, पंजेंट होता है, सावर होता है, स्वीट होता है, साल्टी होता है, जिनको हम टेस्ट भी कह सकते हो। तो 6 षड्रस वाला जो आहार है, अगर हम सभी रसों का बराबर मात्रा में, बैलेंस मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं कि आहार हमारा षड्रस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल एक ही रस प्रधान या 2 रस प्रधान या 3 रस प्रधान आहार का ही प्रयोग करते चले जा रहे हैं। कड़वा खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं तो उसी प्रकार से हम भोजन कर रहे हैं, मीठा खा रहे हैं तो उसका अधिक प्रयोग कर रहे हैं, या पंजेंट या एस्ट्रिंजेंट चीज़ें खा रहे हैं उसका अधिक प्रयोग करते चले जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं व्याधि को पैदा करने लगता है। आवश्यकता ये है, ये समझने की भी है कि वो सभी जो बैलेंस डाइट आयुर्वेद के अनुसार जो षड्रस डाइट है, जिसमें सभी प्रकार के रस जो है वो समान मात्रा में बैलेंस रहते हैं, आयुर्वेद के अनुसार से वही बैलेंस डाइट में है। अच्छा, तभी संतुलित आहार उसी को कहा जाएगा जो षड्रस आहार है। और उसमें निश्चित रूप से जो आधुनिक आधार पर अगर हम चर्चा करें बैलेंस डाइट की, तो चाहे वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या मिनरल्स, विटामिन इत्यादि सब जो है वो षड्रस युक्त जो आहार है उसमें सभी कुछ बैलेंस मात्रा में स्वयं पाया जाता है। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हुआ है। तो इसलिए षड्रस आहार जानना और उससे 1 या 2 रसों का अधिक प्रयोग करने से बचना चाहिए, ये आयुर्वेद की विशेषता है। जैसे अभी आपने कहा कि अगर हम उत्तराखंड की भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी पौष्टिक आहार की कमी की वजह से कुछ बच्चे या कुछ % लोग जो हैं वज़न में कम हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ी है। तो मतलब हम ये क्या, मतलब कैसे हम ये जानें कि क्या खाएं हम, क्या वो खा रहे हैं जिससे कि उनका वज़न कम है, हाइट उनकी नहीं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम संतुलित भोजन नहीं ले रहे हैं। इसमें एक चीज़ की हम बात पहले करना चाहेंगे। जैसे हम आयुर्वेद के लोग ये बात करते हैं कि जब 6 माह का बच्चा हो जाता है तो उसकी वीनिंग का मतलब कि वो मदर मिल्क ले, लेकिन केवल उसी पर आधारित ना रहे, उसके अलावा कुछ और भी ले। हाँ, तो अन्नप्राशन आयुर्वेद में 6ठे महीने में करने का विधा है। तो 6ठे महीने से हम कुछ ना कुछ उसको सप्लीमेंट जो डाइट है, चाहे दाल का पानी है, चाहे ऊपर से अलग दूध भी है, चाहे औषधियों से सिद्ध आहार है, उसको कहीं ना कहीं या उसको शुरू कर देना चाहिए। और 10वें महीने में फल प्राशन का विधान है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। फल प्राशन हमारे यहाँ 10वें महीने में तब तक शरीर इतना पुष्ट हो चुका होता है कि तब वो फल को पचाने के लायक तैयार होता है। अन्नप्राशन के बाद हमारे यहाँ तो ज़्यादातर देखा यह जाता है कि बच्चे को दूध में घोल के केला है या इस तरह के जो फल हैं जो वो पचा सके देना शुरू कर देते। तो क्या 10वें महीने के बाद देना चाहिए? ये 2 अवस्थाएं अलग अलग इसीलिए बताई गई हैं कि अन्नप्राशन में बिल्कुल घुला हुआ अन्न, दाल का पानी या बहुत ही पिघली हुई घुली हुई दाल है या उसके सपोर्ट में चावल है, चावल का बिल्कुल जो जिसको मंड कहते हैं जी, इस प्रकार के जो अन्न है वो सप्लीमेंट के रूप में हम अन्नप्राशन से शुरू करते हैं।
6 महीने के बाद वो 2-3-4 महीने जब और इसको लेकर के थोड़ा और शरीर पुष्ट होता है, तब जाके उसका डाइजेस्टिव सिस्टम फल को पचाने के लायक होता है, और फिर 10वें महीने से फल प्राशन का विधान है। और इस प्रकार से ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग केवल बच्चों को सालों साल वो केवल दूध पे ही रखते हैं, तो उसमें बाकी जो सप्लीमेंट बॉडी के लिए चाहिए उसका अभाव हो जाता है, और ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं कुपोषित हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आहार में उनको प्रॉपर समय समय पर सप्लीमेंट होता रहे। अच्छा, एज वाइज भी अगर बात करें, अभी हमने बच्चों की बात की, चाहे एडल्ट हैं, एडल्ट का भी जो डाइट पैटर्न है, जैसे अभी हमने बात की, अगर सडरस नहीं है उसमें वो सब चीज़, अब होल ग्रेन खाने की बात है, स्प्राउटेड ग्रेन खाने की बात है, ये सब अंकुरित अनाज की बात आप अंकुरित जो अनाज की बात है, उससे जो हमारे जो मैक्रो एलिमेंट, जो एलिमेंट्स और विटामिन इत्यादि सब मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं जब हम फास्ट फूड की तरफ जाते हैं या बहुत ही बिल्कुल रिफाइंड अन्न की हम उसका प्रयोग करने लगते हैं, तो हम इन चीज़ों से वंचित हो जाते हैं, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। आप देखेंगे एक स्टडी में ये भी देखेंगे कि अगर आप बोन डेंसिटी का टेस्ट कराएंगे तो बिल्कुल यंग लोगों में भी बोन डेंसिटी बहुत कम होती है, कारण कि वो जो उनके डाइट में कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम अगर जा भी रहा है तो सही तरीके से नहीं जा रहा है, उसका डाइजेशन और बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इस वजह से जो है वो एक तरह का ये भी कुपोषण है, अगर उनकी हड्डी मजबूत नहीं है तो। ओल्ड एज में अगर आप जाएंगे तो उनका शरीर में जिस बैलेंस डाइट के उस समय अवस्थाजन्य जो बैलेंस डाइट की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि जो एक यंग एज में टीनेजर्स में हमें डाइट की आवश्यकता होती है वो ओल्ड एज में नहीं होती। ओल्ड एज में एक बिल्कुल प्रॉपर एक अलग तरह की बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, जो बॉडी को केवल सस्टेन करे, बॉडी में जो डीके हो रहा है जिसको हम क्षरण कहते हैं, या जो कमी हो रही है, वृद्धावस्था की तरफ व्यक्ति जा रहा है, तो कैसे उसको वृद्धावस्था से रोका जा सके, कैसे वो उसका स्वास्थ्य बना रहे वृद्धावस्था में, तो उस प्रकार के आहार हमारे यहाँ बताए गए हैं कि उसको लेने की आवश्यकता है, जो हल्के हैं, सुपाच्य हैं और शरीर के लिए पोषण भी प्रदान करते हैं। अच्छा, ये तो आपने उम्र के हिसाब से बता दिया। यहाँ पर मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि बच्चे, महिलाएं और पुरुष, क्या इनके लिए समान तरह के जैसे पोषण की बात हम करते हैं आहार होते हैं? आहार तो सब एक ही मतलब समान ही है, लेकिन उसके उपयोग की मात्रा और विधि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। भाई उसी अन्न को हम यंगस्टर को भी उसका संस्कारित करके दूसरे तरीके से दे रहे हैं। एडल्ट एज ग्रुप में उसका संस्कार जिसको कहते हैं, अन्न का संस्कार, किसी चीज़ में हम किस चीज़ का तड़का लगा रहे हैं, उसमें कौन सा मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपस में किसी अन्य प्रकार के अन्न का सामंजस्य कर रहे हैं, तो ये आहार का एक तरह से संस्कार हो रहा है। ओल्ड एज में उसी जगह हमें या महिलाओं में किसी अन्य तरह के आहार की आवश्यकता है। महिलाओं में मान लीजिए खून की कमी हो रही है या कैल्शियम की कमी हो रही है, तो हमें पालक इत्यादि के अधिक प्रयोग करने चाहिए। अब महिलाओं की बात आपने छेड़ी है, तो गर्भवती महिलाओं के आहार के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। गर्भवती महिलाओं के आहार का मासानुमासिक क्रम हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा बताया गया है। मतलब गर्भ के प्रति माह में किस प्रकार का अन्न होना चाहिए जिससे बच्चा स्वस्थ रहे, माँ भी स्वस्थ रहे और एक जिसको सामान्य प्रसव या स्वस्थ प्रसव हो, इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत वर्णन है। और ये हर माह आप जानते हैं कि जब प्रसव होता है तो हरेरा करके, हमारे यहाँ पहले गांव में सभी स्त्रियाँ हरेरा का प्रयोग करती थी। वो लघु आहार है, सुपाच्य है, पोषक है, तुरंत जो बॉडी की आवश्यकताएं हो रही होती हैं वो उसको पूरा करता है। इसी तरह से जो अन्य जो महीनों में, जैसे शतावरी है, शतावरी घरों में मतलब महिलाओं के लिए, जिसको एक तरह से रामबाण कहें या संजीवनी कहें, वो महिलाओं के लिए संजीवनी है। अच्छा। शतावरी एक तरफ जहाँ उसका जो गर्भ की वृद्धि के लिए जो आवश्यकता है उसको गर्भावस्था के दौरान हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। अब सवाल उठता है उसको इस्तेमाल कैसे करें। शतावरी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के साथ, और दूसरी विधा ये है कि शतावरी को दूध में ही पका करके, दूध में शतावरी को अच्छी तरह पका के थोड़ा सा जल एक्स्ट्रा दूध में डाल के उसको पकाइए, और जब वो जल का अंश समाप्त हो जाए
तो उसका पूरा जो तत्व है शतावरी का दूध में आ जाता है, वो दूध पिलाया जा सकता है। अश्वगंधा है, अश्वगंधा एक बहुत ही बेहतर, जिसको टॉनिक, जनरल टॉनिक कहा जा सकता है। अश्वगंधा में सारे विटामिन और जो गर्भावस्था के दौरान लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। ये हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि अश्वगंधा है, शतावरी है, मुलेठी है। मुलेठी शुरुआत के जो महीने होते हैं जब हमें थोड़ा नासिया, वॉमिटिंग वगैरह ज़्यादा होता है, अगर उसमें मुलेठी से दूध को पका के दिया जाए तो वो समस्या ही नहीं आएगी। और आप मतलब ये जानते हैं कि शुरुआत में ही अगर किसी को इस तरह की समस्या आ जाती है तो उसकी डाइट कम हो जाती है, वो डरती है वॉमिटिंग से, तो वो स्वयं में कमज़ोर हो जाती है शुरुआत के ही महीने में, तो उसका बॉडी जो रेस्ट आगे के महीने हैं उसमें उसका मेकअप हो नहीं पाता। बिल्कुल। तो अगर शुरुआत से उसको बचाया जाए, हम उसको जो है मुलेठी से पकाया हुआ दूध उसको हम दें, तो ये जो शतावरी हो गया, अश्वगंधा हो, मुलेठी है, ये सारी चीजें, बिल्कुल। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स हम साथ में सप्लीमेंट करते रहें हर समय। ये तो गर्भवती महिलाओं के लिए आपने बता दिया। अब पुरुषों के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी, क्योंकि कहा जाता है कि थोड़े मेहनत कश, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। बहुत सारे हमारे ऐसे पुरुष भाई भी हैं जो कि मेहनत वाला काम ज़्यादा करते हैं, शारीरिक श्रम वाला काम ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए पौष्टिक आहार की अगर आप पुरुषों में जो श्रम साध्य लोग हैं उनमें अगर पोषण अच्छी तरह देना है, दुग्ध तो एक सामान्य चीज़ है, कॉमन डाइट है, उसमें सप्लीमेंट क्या करना है? सप्लीमेंट हम एक तो अश्वगंधा से करते हैं। दूसरी चीज़, पहाड़ों पे दो ऐसे कंद पाए जाते हैं जिसको बिदारी कंद और बराही कंद कहते हैं। पहाड़ के सब लोग जानते हैं, बहुत वो लंबे लंबे कंद जो है पहाड़ों में उनकी लता ऊपर होती है और नीचे बड़े बड़े कंद पाए जाते हैं। पहाड़ी जंगली सूअर भी उसको खोद के खाता है, और जंगली सूअर में कितनी ताकत होती है ये आप जानते हैं। तो ये प्राकृतिक एग्जाम्पल है कि उसको जो प्रकृति में लोग रहते हैं वो जानते हैं। तो ये बिदारी कंद और बराही कंद इतना माने पावरफुल, इतना ताकतवर और पोषक है कि पुरुषों के लिए इसका चाहे चूर्ण दूध के साथ लिया जाए और चाहे दूध में पका के लिया जाए। आयुर्वेद में मतलब दूध एक ऐसा माध्यम है। कहाँ से हम मतलब ले सकते हैं? किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से ये हमें प्राप्त हो? हाँ, ये चीज़ें उपलब्ध हैं, बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है। अच्छा। हर जो अच्छे मेडिकल स्टोर पे, इवन पंसारी की दुकान पर भी जो है ये बराही कंद अच्छा मिल जाता है। बड़े बड़े कंद हैं, उसको सुखा के लोग बेचते हैं। ताज़ा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो सूखा हुआ उसकी स्लाइसेस बाज़ार में मिलती हैं और उनका भी हम दूध में पका के प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही माने रसायन है, पोषक है, जितने उस समय श्रम के दौरान जो हमें पोषण चाहिए वो इससे मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी साथ में हम जानना चाहेंगे, जैसे कि इस बार का शीर्षक है पोषण और आहार, पूरे वर्ष ये चलने वाला है, तो किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे कि आम जन को, जो जनसाधारण जिनको आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन उनको पौष्टिकता के बारे में बताना है, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? जैसे मैं अपनी एक छोटी सी एक्टिविटी हमने अपनी परसों अपने कॉलेज में भी किया कि बच्चों के बीच एक कंपटीशन कराया कि उत्तराखंड में पाए जाने वाले जो उत्पाद हैं और उनमें आयुर्वेद को किस प्रकार से फोर्टिफाई करके या संस्कारित करके हम ऐसी डाइस या डिश बना सकते हैं जो उन्हें पोषक हो या कुपोषण को दूर करने वाला है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 30 तरह के डिशेज बच्चों ने हमारे बनाई। अच्छा। और जिसमें कि अब जैसे मड़ुआ का मोमो है, मड़ुआ उत्तराखंड में जो है इतना और बहुत हाई प्रोटीन डाइट है मड़ुआ की, लेकिन उपयोग लोग कम करते हैं। मोमो मतलब जो फास्ट फूड को इससे रिप्लेस किया जा सकता है। तो मड़ुआ के मोमो एक तरफ वो पाचक भी हैं और उसमें थोड़े से जो आयुर्वेद की चीज़ें हैं, चाहे त्रिकटु है या जो मरीच का पाउडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो पाचन और जो बॉडी में उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा भी देता है। तो इन चीज़ों के सामंजस्य से मड़ुआ का मोमो एक बहुत ही उपयोगी डिश हो सकती है कि जिससे पोषण मिले और कुपोषण दूर हो। इसी प्रकार से चांगेरी की पकौड़े बनाए बच्चों ने। चांगेरी पूरे उत्तराखंड में वो 3 पतिया के नाम से जाना जाता है। तो वो चारों तरफ बिल्कुल घास की तरह से फैला हुआ है, बहुत अच्छी तरह पाया जाता है। तो उसके पकौड़े और उसमें जो सहजन है, सहजन भी बहुत
उपयोगी औषधि है। सहजन के पत्ते भी उसमें साथ में मिक्स करके उसने पकोड़े जो है, हमारी पकोड़े की डिश तैयार हुई। और जो स्वयं में सहजन जो है ऑस्टियोस्पोरोसिस जो महिलाओं में बहुत कॉमन है, अच्छा, जो हड्डियां खोखली होती हैं, जी जी, तो उसके लिए सहजन बहुत ही उपयुक्त औषधि है। तो ये, और चांगेरी जो है वो डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छा है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए अच्छा है। तो ये एक बहुत अच्छी डिश निकल के आई कि अगर हम चांगेरी और इसके सहजन के पकोड़े बनाएं तो उससे बहुत अच्छा पोषण है, और जो कुपोषण है उसको दूर किया जा सकता है। और ख़ास तौर से ये हर एज ग्रुप के लिए माने उपयोग किया जा सकता है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक के लिए उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, जैसे आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि जैसे हमारे किचन में ही अगर छोटी मोटी हमें कुछ बीमार हो जाते हैं, हम तकलीफ़ होती है, तो किचन ही हमारा एक तरीके से छोटा सा क्लिनिक है। लेकिन क्या हम अपनी मर्ज़ी से उनका सेवन कर सकते हैं? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। आयुर्वेद तो घर से ही शुरू होता है, और आहार और जो स्पाइसेस हैं वही उसका आधार है। तो हर किचन जो है एक मिनी क्लिनिक है। अब सवाल ये उठता है कि उसमें से उसका स्वयं उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, परंपरा से दादी माँ के नुस्खे जिसको हम सुनते आए हैं, परंपरा से बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जनमानस में कि जो वो जानते हैं कि इन चीज़ों का कैसे उपयोग करते हैं। अब जैसे हम सामान्यतः बात करें तो मसाले तो हम हर अपने आहार में डालते हैं, जो भी हमारे रेसिपी। लेकिन ये कहा जाता है ना कि अधूरा ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा घातक होता है। तो अधूरा ज्ञान का बात यह है कि आयुर्वेद में औषधियों में ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो विष और उपविष के नाम से भी होते हैं, उसमें वो पढ़ते हैं। हालांकि उनका शोधन करके किया जाता है, लेकिन ऐसे जो चीज़ हैं, अब जैसे कुचला है, कुचला का प्रयोग बिना किसी डायरेक्शन के नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो अब जैसे जीरा है, अजवाइन है, ये सारी चीजें तो हम रोजमर्रा अपने, जी, हींग है, ठीक है। अब हिंगवाष्टक चूर्ण भी हमारे यहाँ बनता है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम घर पे बनाना चाहें तो जीरा है, काला नमक है और हींग है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इन्हीं चीज को अगर हम आपस में मिला लें अच्छी तरह पीस करके, तुरंत हम इसको गर्म पानी से इसको प्रयोग करा दें, तो चाहे अफारा है, चाहे पेट दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, ये तुरंत ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, आयुर्वेद अपने आप में इतना बड़ा विषय है और इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें जो हैं हो सकती हैं। लेकिन चलने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुपोषण से बचने के लिए, मतलब पौष्टिक आहार के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? कुपोषण के बारे में मेरा संदेश यही है कि कुपोषण एक बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो हमें इसके प्रति जानकारी भी रखनी चाहिए, और समय समय पर अवस्था के अनुसार क्या आहार हमारे लिए उचित है, क्या औषधि अगर आवश्यक है तो औषधि भी इसमें साथ में लेना चाहिए। और ख़ास तौर से उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के उत्पाद हैं, चाहे मड़ुआ है, रागी है, गहत की दाल है, ये सब बहुत ही पोषक हैं। इनका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, और अगर आवश्यकता पड़े तो थोड़े आयुर्वेदिक जो मसाले हैं उनका उसके सामंजस्य बनाते हुए हम कुपोषण की समस्या से लड़ सकते हैं। ये आयुर्वेद का संदेश है। और आयुर्वेद में ये भी है कि ताज़ा सुपाच्य जो भोजन है, घर का बना हुआ भोजन आप खाएं, संतुलित भोजन खाएं, सारे जितने भी रस हैं उसमें समाहित होने बहुत ज़रूरी हैं। सर, आप स्टूडियो में आप आए और बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है संजीवनी कार्यक्रम का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र उत्तराखंड के पते पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए संजीवनी की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।